नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। जितने भी क्वेश्चन एसएसटी के आप लोगों को कराने वाला हूं, वे सभी क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जितने भी लोगों को सोशल साइंस से पेपर देना है, जूनियर की एसएसटी कंप्लीट करनी है, तो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। जितना भी सोशल साइंस का सिलेबस यूपी टेट के सिलेबस में दिया गया है, उन सभी सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराऊंगा। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं जो पेपर के दिन अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी विकल्प रहेंगे क्वेश्चन से जुड़े या क्वेश्चन से जुड़ी जो अतिरिक्त अन्य प्रकार की जानकारी रहती है, जहाँ से पेपर का एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है अक्सर, उन सभी जानकारियों के साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने का काम आपको करना है। क्वेश्चन में मैंने पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं, न्यू अपडेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ आपको थ्योरी भी बीच बीच में आपको करा दूंगा, जहां पर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके। इसलिए इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा हड़प्पा स्थल अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली और 10 बड़े अक्षरों वाले साइन बोर्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो साइन बोर्ड के लिए कौन सा प्रसिद्ध है हड़प्पा का स्थल? राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में आपके पड़ता है? तो यह आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में आपका धौलावीरा स्थल हो जाएगा हड़प्पा का। रही बात लोथल की, लोथल भी आपके गुजरात में ही पड़ता है। लोथल को गोदीवाड़ा या बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बात करूं मैं कालीबंगा की, कालीबंगन आपके कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में है। कालीबंगन से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पेपर में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगन राजस्थान से मिले थे। बनावली कहाँ पर है? बनावली आपके हरियाणा में है। HR हरियाणा में है, ठीक है ना। तो बनावली में क्या मिले थे? हल मिले थे। हल का मतलब जिससे खेतों की जुताई होती है। हल के खिलौने के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली से। परंतु जूते खेत आपके कालीबंगन राजस्थान से मिले हैं। ठीक, कालीबंगन काली चूड़ियों के लिए भी आपका प्रसिद्ध था। आगे यहाँ पर बात करते हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को पेपर में मिल जाएगा। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाणभट्ट। उनके द्वारा लिखित जो किताब थी हर्षचरित, है ना, बाणभट्ट ने ही लिखी थी। ठीक, तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। इनके द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। और कालिदास ने कौन सी किताब लिखी है? मेघदूत किसकी किताब है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये कालिदास की रचनाएं हो जाएंगी। हरिसेड इंपॉर्टेंट है, ये किनके दरबारी कवि हुआ करते थे? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन बोलते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। जो हरिसेड थे ना, इन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, है ना। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? तो हरिसेड ने की। रवि कीर्ति की मैं बात करूं, पुलकेशिन द्वितीय जो था दक्षिण भारत का, पुलकेशिन सेकेंड का दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। कालिदास किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के और हरिसेड समुद्रगुप्त के। तो ये कहीं ना कहीं सारे व्यक्ति पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जानकारी भी आपको बता दी। अगला देखो, शक संवत 78 ईस्वी, जिसका उपयोग भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपके कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा आपका शुरू किया गया था। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किस मध्यकालीन शासक ने लाख वक्स, लाखों का दान देने वाले की उपाधि धारण की? ये पेपर में आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो लाखों का दान करने वाला, लाख वक्स किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। क्योंकि सिलेबस में आपके दिल्ली सल्तनत दिया गया है। देखो, इल्तुतमिश को भी आपको जानना पड़ेगा। तुर्कान ए चहलगानी दल इसने बनाया, है ना। और इसने क्या क्या बनवाया? कुतुब मीनार जो है ना, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। फिर उसको फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी अंतिम मंजिल का निर्माण कराया। बलबन कौन था? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? सिजदा पैबोस की प्रथा किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई।
है ना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का आपका हिस्सा है। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 में गौरी की मौत के बाद तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला शासक था। उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अधिकांश जीवन सैनिक गतिविधियों में किसका बीता? कुतुबुद्दीन ऐबक का बीता। कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? ये पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। देखो, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, ये भी पेपर में आपसे बन सकता है। कुतुब मीनार है कहाँ पर? दिल्ली में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये पेपर में आ सकता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपके अजमेर राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में आपका पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की, पूरी इल्तुतमिश ने की। चौगान खेलते समय 1210 में ऐबक मौत के घाट उतर जाता है। फिर आता है इल्तुतमिश, 1210 में गद्दी पर बैठा, इसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। देखो, वैसे संस्थापक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का, परंतु वास्तविक अगर आपसे पूछे वास्तविक कौन सा है, तब इल्तुतमिश को आपको उत्तर मानना पड़ेगा। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। पेपर में क्वेश्चन बना है, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? जवाब आपका होगा इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 में ये भी मर गया, ठीक। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपकी रजिया सुल्तान आती है, ठीक है ना, और ये रजिया ने स्त्री के पहनावों को छोड़ दिया, बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी थी, और जिस कारण तुर्क सरदार दो थे उनको अच्छा नहीं लगा, षड्यंत्र करके इसको गद्दी से हटा दिया गया था। 1236 में ये बैठी थी, इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था, ठीक। बलवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवन योग्य व अनुभवी शासक था। पुलिस चौकियों का निर्माण किस शासक ने कराया था? जंगलों को काट करके, तो बलवन ने पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। वह दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठा करता था, ना मजाक, वो मजाक भी नहीं करता था, ना ही वो हंसता था। तो पेपर में ऐसे भी बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो गंभीर मुद्रा में बैठने के साथ साथ ना ही मजाक करता था, ना ही हंसा करता था? तब उत्तर आपका होगा बलवन। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे बन सकता है। उसकी विशेषता क्या थी? सदैव न्याय का काम करता था, है ना। मंगोलों के आक्रमण के रोकने के प्रयास भी किए। सिजदा और पायबोस दरबार में इसकी प्रथा थी। सिजदा का मतलब घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, पायबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना, ये बलवन के द्वारा चलाई गई प्रथा थी। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उन लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये नोट्स मैंने स्पेशल यूपी टेट के नोट्स हैं, ये है ना। यूपी टेट का जो आपका पेपर सोशल साइंस का बनेगा वो बनेगा SCERT। SCERT का मतलब उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें, यूपी बोर्ड की 6 to 8, वहाँ से पेपर आपका बनेगा। उन्हीं का मैंने निचोड़ के नोट्स आपको देने का प्रयास किया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से सर्वाधिक आएंगे, परंतु 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन आपके अदर सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन से आ सकते हैं। परंतु मैंने 60 नंबर के कंप्लीट आपको नोट्स देने का प्रयास किया है। 60 नंबर की तैयारी आप लोग इन नोट्स से कर सकते हो, जो आप अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हो। नोट्स में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, जहाँ से पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी पेपर आपके बहुत करीब आ चुका है ना। पेपर में ज़्यादा वक्त तो आपके पास है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा आपके पास मात्र 4 से 5 घंटे का टाइम हो तो भी आप लोग इनको पढ़ सकते हो। लेना कैसे है? दिए गए नंबर पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको फटाक से नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स का प्राइस 299 है ना, 299 इन नोट्स का प्राइस है। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के PYQ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा 2011 से 22 तक। जितनी भी बार आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, उन सभी पेपर्स का निचोड़ आपको मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मैंने बात यहाँ पर क्या कर दी है, जो भी PYQ आपके रहेंगे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे उसके जस्ट सामने आपको आंसर मिल जाएगा। 4 विकल्प में आप लोग उलझ जाते हैं, टाइम आपका अधिक से अधिक निकल जाता है, टाइम व्यर्थ हो जाता है। कम टाइम में अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो सके, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लेना,
आंसर को पढ़ लेना। सारे PYQ मात्र आपके 1 घंटे के भीतर पूरे वर्षों के समाप्त हो जाएंगे। तो यही मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है ना। एक तो आपका पूरा नोट्स मिल जाएगा थ्योरी का, दूसरा आपको PYQ क्वेश्चन भी मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी लोगों को सीटेट का भी एग्ज़ाम देना है, सीटेट का एग्ज़ाम आपकी NSCERT की किताबों से बनता है 6 to 8, वो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले लोगों ने पेपर दिया होगा, उनको पता होगा, ठीक है ना। सीटेट के साथ यूपी टेट का भी नोट्स आपको लेना है तो ये वाला आपको सस्ता पड़ जाएगा 399 में। दोनों नोट्स आपको कॉम्बो में मिल जाएंगे। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लेना। अगर बाद में सीटेट का लोगे तो 299 को आपको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए थे? कुल आपके 3 युद्ध हुए थे। उन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ पानीपत के दूसरे युद्ध की। दूसरे युद्ध में अकबर, बैरम खान जिसका संरक्षण हुआ करता था, और हेमू के बीच में यह युद्ध आपका लड़ा गया था, ठीक है ना, 1556 में। पहला युद्ध आपका होता है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है बाबर और इब्राहिम लोदी वाला, यह आपकी 1526 का युद्ध है, जिसको फर्स्ट युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध यहाँ पर आपका, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है, ठीक है ना। और मराठा और अब्दाली के बीच में ये युद्ध आपका हुआ था 1761 में। कब? 1761 में, जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा भी बता दिया, तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिए, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, जिनको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, और इनकी किताब क्या है? पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इस किताब में धन निष्कासन का सिद्धांत बताया गया है। आज़ाद हिंद फौज INA का गठन, स्थापना वास्तव में किसके द्वारा किया गया था? ये देखो, आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर बात की गई है। कब किया गया था? 1942 में। तो मुख्य रूप से वास्तव में यहाँ पर वास्तव में दिया गया है, तो यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। बात है आपकी सुभाष चंद्र बोस के शामिल होने की, तो वो बाद में इसके अध्यक्ष बने 1943 में। सबसे पहले या प्रारंभिक गठन की बात की जाए, है ना, वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, तो आपको कैप्टन मोहन सिंह ही उत्तर मारना है आज़ाद हिंद फौज में। बाद में इसमें सुभाष चंद्र बोस शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल, नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ के शहर से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा कानपुर से कौन सा विद्रोह का नेता था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? बेगम साहिबा कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? तो ये लखनऊ से कर रही थी, ठीक है ना, लखनऊ से कर रही थी। नाना साहब आपके हो गए कानपुर के, कुंवर सिंह हो गए ये बिहार के जगदीशपुर के, ठीक है ना, बिहार से। रानी लक्ष्मीबाई ये आपकी झांसी से नेतृत्व कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। कौन कौन इस वीडियो को लखनऊ, कानपुर, झांसी या बुंदेलखंड के इलाके से देख रहा है, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना, लखनऊ। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वंदे मातरम गीत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यहाँ पर वंदे मातरम गीत की बात की जा रही है, तो वंदे मातरम गीत लिखा किसने है? सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक आनंद मठ एक आपका उपन्यास है। यह उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है आनंद मठ उपन्यास। उसी में से वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता या लेखक आप लोग कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में इसको गाया गया था सबसे पहली बार वंदे मातरम को? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
और जब बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चला था, तो ये लोगों के जहन में समा गया था वंदे मातरम वाला गीत। ठीक है ना, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। रही बात 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है। देखो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान गाने की बात अगर सबसे पहले की जाए, पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम, तो राष्ट्रगान फर्स्ट टाइम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। परंतु वंदे मातरम गीत अलग है आपका, ये गाया गया था 1996 कलकत्ता अधिवेशन में। और 1911 में क्या हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आपकी हो गई थी। जॉर्ज पंचम आया था, है ना, जॉर्ज पंचम के स्वागत में, यहाँ पर लिख दूं जॉर्ज पांचवा था, है ना, 5th नंबर का। तो जॉर्ज जो पंचम था, इसके स्वागत में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था इसके स्वागत में। अगर आप लोग राष्ट्रगान मतलब कि गाते होंगे तो आपने जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, यानी कि भारत के भाग्य विधाता कौन है? जॉर्ज पंचम भारत के भाग्य विधाता हैं। ये अर्थात एक गुलामी का गीत है, जिसमें हम अंग्रेज़ों को ही कहते हैं कि तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो, है ना, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी कि पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा, ये चारों तरफ से आपको ये सब मतलब कि बंधन करते हैं। मतलब कि जॉर्ज पंचम के प्रति ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था, है ना, उसके स्वागत में ही लिखा था, जो कि आज भारत का एक राष्ट्रीय गान है। आप लोग इसको राष्ट्रीय गान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि उस अंग्रेज के स्वागत में है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, और जिसको अब भारत का राष्ट्रीय गान है ना, उसी के स्वागत में इनका पंक्तियों का अर्थ आप निकालोगे तो वैसे ही उसके स्वागत के लिए ही पंक्तियों का अर्थ निकलता है। आगे आ जाइए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य किताब आपकी लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने, है ना। गीता रहस्य किताब किसने लिखी है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की किताब है, ठीक। और अरविंदो की किताब कौन सी है? योगी, ठीक। और महात्मा गांधी की किताब कौन सी है? हिंद स्वराज, ये भी बन सकता है। तो हिंद स्वराज किसकी किताब है? हिंद स्वराज तो गांधी की किताब है। अगला देखो, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयांत किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? कर्क रेखा के ऊपर सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, रात आपकी छोटी होती है। ठीक विपरीत आपकी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी स्थिति होती है कब? तो ये स्थिति होती है 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, छोटी रात होती है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध का पूछा है तो 21 जून आपका हो जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कम घनत्व के कारण किस प्रकार की चट्टान पानी पे तैरती रहती हैं? तो फ्यूमिस चट्टान पानी पर आपकी तैरती रहती है कम घनत्व के कारण। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो अनाई मुड़ी आप इसको मानोगे, है ना, अनाई मुड़ी। इस क्षेत्र में सर्वाधिक आपकी जैव विविधता पाई जाती है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कौन से बादलों को बर्फ के क्रिस्टल से बने उच्च मेघ के रूप में जाना जाता है? तो पच्छाद मेघ को, है ना। बादलों को बर्फ के क्रिस्टल से बने उच्च मेघ के रूप में जाना जाता है पच्छाद मेघ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है कि जो कांगो नदी है ना, जायरे क्यों प्रसिद्ध है? कांगो नदी जो है ना, ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क को काटती है या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या मकर रेखा को 2 बार काटती है? किसको काटती है बताओ? ये जो कांगो नदी है ना, जायरे, तो यह आपकी सबसे लंबी नदी तो है नहीं, सबसे लंबी आपकी नील हो जाएगी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। एक मैंने आपको बताई थी नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी वो क्या काम करती है? वो मकर को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। परंतु कांगो नदी ये आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। अगला देखो, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत में काल वैसाखी किस राज्य में तबाही मचाती है? काल वैसाखी तबाही मचाती है आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तबाही मचाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
देखो यह अधिनियम आपके 1972 में लागू किया गया था। 3 अधिनियम को जान लेना इंपॉर्टेंट है। 1973 की बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर लिख दूं मैं, प्रोजेक्ट टाइगर। और 1980 में क्या हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम। क्या, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 का है। परंतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी की घटना 84 में आपकी घटित होने के बाद ये आपका बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, तीनों अधिनियम इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश राज्य में है ना, सर्वाधिक। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सोनभद्र, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी एरिया में ज़्यादा है वन के क्षेत्र में। लेकिन अगर संघन की बात की जाए, घनत्व की बात की जाए तो आपको सोनभद्र टिक मार देना है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो आपका ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका हटा दिया गया था। अगला देखो यहाँ पर कहता है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये आपकी यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आपके लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो 6 महीने का अंतराल आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, कहता है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर साहब थे। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक, बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कहता है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति आपके राज्य की बात की गई है, राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। अगर केंद्र के महाधिवक्ता की बात की जाए तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद आपका जो 40 है ना, उसमें पंचायती राज का उल्लेख है, वो भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 ये तो आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 44 भी आपके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, जिसमें समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, समान सिविल संहिता। और रही बात अनुच्छेद 51 की, अनुच्छेद 51 है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड, इंटरनेशनल शांति से रिलेटेड आपका 51वां हो जाएगा। जवाब आपका 40 हो जाएगा, पंचायती राज का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति देता है, तो 72 आपका देता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 72 आपका देता है क्षमादान देने की शक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है हस्तक्षेप किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है, नॉन इंटरफेस, तो नॉन इंटरफेस आपकी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। भारत में कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी प्लस पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है, ठीक। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 1986 में आपका अधिनियमित किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर कहता है कजरी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोकगीत शैली है, तो पूर्वांचल की है, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की है आपकी, जैसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाराणसी साइड में कजरी ठीक मनाया जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना आपका ग्वालियर का घराना हो जाएगा, ठीक, ग्वालियर का घराना सबसे पुराना हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसे होता है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है, ठीक है ना। और 10% ऊर्जा स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडमैन ने इसको दिया था, 10% ऊर्जा स्थानांतरण का सिद्धांत, ठीक है ना। 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, लेकिन जो आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशीय होता है, सिर्फ एक ही दिशा में आपकी ऊर्जा जाती है। ठीक, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि अपिक्को आंदोलन चिपको के समान कहाँ पर हुआ था? अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आपका केरल में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? देखो, अपिक्को आंदोलन आपके कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ था। राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। और चिपको कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? आप करोगे टिक मोर, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, ये संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर, परंतु उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पक्षी अगर पूछा जाए तो सारस, इसको सारस क्रेन भी लिखा मिल सकता है, आपको क्रॉच भी लिखा मिल सकता है, क्रॉच भी लिखा मिल सकता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट बात आपके लिए हो गई। और पक्षी की बात कर ली। पशु की बात की जाए तो पशु आपका कौन सा हो जाएगा? हिरन हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। दलदली हिरण जिसको बोलते हैं, दलदली हिरण। बख्तियार खिलजी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जला दिया था। ठीक, अगला देखो, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो ये तो आपका था बीरबल, बीरबल था। ठीक, टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री हुआ करते थे टोडरमल, वित्त मंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मौसम संबंधित गड़बड़ियों से बचने के लिए जेट विमान आमतौर पर वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? किस परत में आपके उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। समताप मंडल में कोई मौसम की घटना घटित नहीं होती है, इसलिए विमान आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ होता है, इसलिए नहीं उड़ते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन वायुमंडल की परत से आपसे बन सकता है, इसलिए परतों को यहीं पर द एंड कर देते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग समझ लीजिएगा, देखिएगा। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से आपकी आरंभ होती है। तो 5 परतें कौन कौन सी हैं? पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, लास्ट में आपकी बहिर्मंडल होती है। इनको फटाक से जान लेते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी तूफान इसी परत के अंदर आपकी होती है। दूसरी परत समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसी कारण हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तीसरी परत आपकी मेसोस्फीयर, मध्य मंडल हो जाएगी। यह वायुमंडल की तीसरी परत, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पर आपकी फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में जल जाता है। तो उल्का पिंड किस परत में जलता है? मध्य मंडल में आपका जल जाता है। चौथी आपकी बाह्य वायुमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। इस परत को ताप मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल इस परत का ही भाग आपका होता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। 80 से 400 किलोमीटर तक आपका ये ऊंचाई पर फैला हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है आपका कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अंतिम परत आपकी बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से तैरती रहती हैं। तो 5 परतों को मैंने द एंड कर दिया। अब इनसे जुड़े 1-2 क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, ये नोट्स हैं आप लोगों के लिए हैं, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन ये है,
सीटेट का भी जिनको पेपर सितंबर वाला देना है, 6 सितंबर को आपका पेपर है, तो बेबी लोग नोट्स को लेकर के अभी से तैयारी कर लो, ठीक है ना। तो ओजोन परत क्या बताया मैंने, इसका हो जाएगा समताप के साथ। रेडियो की तरंगे आपको मैंने क्या बताया, रेडियो की तरंगों के लिए मैंने आपको बहिर्मंडल बताया। और पतली वायु सबसे अंतिम परत बाह्य वायुमंडल। मौसम वाली घटनाएं आपकी किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। रही बात हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियाँ आपकी समताप मंडल में ही हैं। क्यों है, इसका कारण क्या है कि पूरी तरह से बादलों मौसम की घटनाओं से आपका ये यहाँ पर वातावरण मुक्त रहता है। तो उल्का पिंड कहाँ पर जल जाता है बताओ, तो उल्का पिंड मध्य मंडल में आपका जल जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। कभी कभी क्रम भी आपसे पूछा जाता है कि क्रम बताओ वायु पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए। तो सबसे नीचे तो आपकी क्षोभ मंडल हो जाएगी, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, लास्ट में आपकी एक्सोस्फीयर है ना, बहिर्मंडल लास्ट वाली, ऐसे हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन कथन कारण में भी पूछा जाता है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत डाउट की बात आपकी नहीं रहेगी, ठीक। और पवन कैसी बहती है ये भी पता होना चाहिए। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन आपकी बहती है। पवन कैसी बहती है बताओ, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन आपकी बहती है। बहुत सारे PYQ क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे इस वाले चैप्टर से, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो हमने एक ऊपर की तरफ आपको क्वेश्चन कराया था 21 जून, ठीक। तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसको ग्रीष्म अयांत, उत्तरी गोलार्ध में अयनांत के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी महोदय ने बनवाया था, GT रोड बोलते हैं। गुलाम वंश, ममलुक वंश का संस्थापक कौन था बताओ। पहले ही क्वेश्चन हमने आपको कराया था, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक आपको भाई अब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सती प्रथा को किसके द्वारा अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा का अवैध घोषित किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा अवैध घोषित आपका किया गया था। डलहौजी आप लोग जानते हो 56 में था, और इसने हड़प नीति को शासन के आरोप में 1856 में अवध का विलय कर दिया था। ये तो बात आपको पता ही होगी। और कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है बताओ। मकबरा, कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। गाजीपुर से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है। कॉर्नवालिस जिसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 वाला, है ना, तो इसका मकबरा गाजीपुर में है। विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित किया था सती प्रथा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। व्हाइट पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं और ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं। अगर मैं व्हाइट पैगोडा की बात करूं तो जगन्नाथ का जो सूर्य मंदिर है ना, इसको बोलते हैं व्हाइट पैगोडा, और ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी का मंदिर ये भी आपका उड़ीसा में है। इसको सफ़ेद पैगोडा, व्हाइट पैगोडा और ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर कोणार्क को बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा आपका बनाया जाता है। अगला यहाँ पर कहता है कौन सा ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। तो छल्लों के लिए तो आपका शनि प्रसिद्ध है। छल्लों के लिए तो आपका शनि प्रसिद्ध है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है चरकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चरकुला आपके ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जिसमें महिला अपने सिर पर रखे 108 दीपक लेकर के नृत्य करती है, जिसको चरकुला नृत्य बोला जाता है, ठीक है ना। 108 दिए रख करके नृत्य करती है, तो ये ब्रज क्षेत्र का आपका नृत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है। युवा स्वामी विवेकानंद, ठीक। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
मनाया जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का मुख्यालय। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड कहाँ पर दिया गया? सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बी विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल वर्षा का कारण बनती है। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये तो दोस्तों हर्षवर्धन खुद एक विद्वान था, आप सभी को पता है, जिसने प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद जैसी रचनाओं को लिख डाला। ठीक, खुद हर्षवर्धन ने लिख डाला। रही बाणभट्ट की बात, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था, हर्षचरित इसने लिख दी। कालिदास, इनको मैंने बता ही दिया था ऊपर के क्वेश्चन में। ठीक, हर्षवर्धन राइट आंसर आपका हो जाएगा। हर्ष स्वयं विद्वान थे, वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक किस भाषा में है? संस्कृत में है। एक तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है ना, यहाँ से पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। बाणभट्ट दरबारी कवि हर्षचरित लिखा। चीन यात्री हुएनसांग भी इन्हीं के शासनकाल में आया। 15 वर्ष तक भारत में रहा। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। कन्नौज में विशाल धर्म सभा बुलाई जाती थी। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, है ना। और जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी, बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज गंगा नदी घाटी के किनारे बसा एक शहर प्राचीन काल का है ना, जो इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है, खुशबुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के राजा आपके हुआ करते थे कौन? हर्षवर्धन। जयचंद भी राजा हुआ करता था। और कौन सा युद्ध आपका होता है? 1194 का चंदावार का युद्ध में जयचंद पराजित हो जाता है मोहम्मद गौरी से। ठीक है ना, वो पृथ्वीराज चौहान वाला पहला युद्ध तराइन का 91 में, 92 का तराइन का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान आपके हार जाते हैं। फिर बात आती है 94 की, जिसमें चंदावार का युद्ध होता है जिसमें जयचंद हार जाता है। जयचंद ने ही बुलावा दिया था गौरी को भारत आने के लिए। ठीक है ना, वो बात यहाँ पर ये लिखी गई है, ये भी जान लो। कुछ रचनाएं हैं जहाँ से पेपर में बनता है। कल्हड़ की रचना राजतरंगी, जयदेव की गीत गोविंद, माँ की शिशुपाल वध, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि है भाई? ये पृथ्वीराज चौहान का, ये भी बन सकता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। भारवी, किरातार्जुन, राजशेखर की रचना बाल रामायण। राजशेखर रचयिता हैं बाल रामायण की। बाल रामायण किसने लिखी? राजशेखर ने लिखी। देखो, तराइन का पहला युद्ध 91 में, ठीक, तो पृथ्वीराज जीत गए थे। दूसरा युद्ध होता तो पृथ्वीराज हार गए थे। चंदावार का युद्ध 94 में होता है, गौरी जयचंद के बीच में, जयचंद हार जाता है। खत्म कहानी। ठीक, रही बात इन नोट्स की, नोट्स लेने के लिए नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया है ना। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तो सबसे खारी आपकी डीड सी मृत सागर की हो जाएगी। मृत सागर का घनत्व इतना है कि व्यक्ति उसमें तैर सकता है, डूबेगा नहीं उस सागर में। अगर आप लोग तैरना चाहोगे तो तैर लोगे, डूबोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर नमक की मात्रा बहुत अधिक है। नमक की मात्रा सागर को सघन बनाती है। ठीक है ना, और ये वाला सागर है कहाँ पर? आपके इजराइल में है। कहाँ पर? इजराइल में है मृत सागर, मरा हुआ सागर, डीड सी जिसको बोलते हैं। सांबर झील आपके राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किस आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहते हैं? अपिक्को को, अपिक्को को बोलते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल में है। कहाँ पर? केरल में आपका हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? आपके ये 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले कांड के नाम से जानते थे, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, कहाँ कहाँ पर इनको फांसी दी गई थी, है ना। इससे पहले इसने कौन सा संगठन बनाया था, बाद में कौन सा संगठन बनाया, कौन कौन व्यक्ति बच गए, ये सारी जानकारी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, एक बार देख लो। अक्टूबर 1924 में ये लोग क्या करते हैं? क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर दिया गया था 1924 में।
और फिर क्या होता है, 9 अगस्त की बात है 1925 की, लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। लूट कांड में पकड़े गए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। अन्य को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये यहाँ से आपके फरार हो गए थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां को फैज़ाबाद वर्तमान अयोध्या की जेल में फांसी दी गई, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज की जेल में फांसी दी गई। शायद इन क्रांतिकारियों से इनको सजा देने की जगह से क्वेश्चन बन जाए, मिलान से भी बन सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट जानकारी है पेपर की दृष्टि से। अगला कहता है यहाँ पर भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो कौन से देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ब्राज़ील, केन्या, इंडोनेशिया, भारत। तो यहाँ पर भारत से ही नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, भारत से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नहीं में। अगला और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला यहाँ पर आपसे पूछा है। तो भारतीय महिला आपकी सरोजनी नायडू हो जाएगी। अगर भारतीय नहीं लगा होता तो एनी बेसेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं। ठीक, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। और अगर बात की जाए राज्यपाल की बात की जाए तो कौन थी? राज्यपाल में आपकी थी सरोजनी नायडू। ठीक, सरोजनी नायडू। और वही आपकी कांग्रेस की भी, इन्होंने कहाँ पर अधिवेशन किया था? ये कानपुर में किया था। कहाँ पर? कानपुर में किया था। और कब किया था? 1925 में किया था। कब? 1925 में किया था। ठीक, तो वीडियो को करते यहीं पर द एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।